नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताजकेयर इंस्टीट्यूट के इस हिंदी के प्रश्नों की, हिंदी के महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप देखिएगा, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आऊंगा और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं और कुछ नए प्रश्न भी यहाँ पर मैं आपको समाहित करूंगा। तो इन प्रश्नों को व्याख्या सहित मैं आप लोगों को इन प्रश्न का समाधान करवाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। अच्छा, मैं आज जो आपका टॉपिक ले रहा हूँ हिंदी वर्णमाला। तो मैं आपका जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है आपका हिंदी वर्ण। हिंदी के जो वर्ण है उनसे जुड़े हुए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं आज चर्चाएं करूंगा। तो यहाँ पर आ रहा है प्रश्न नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ये अनुनासिक स्वर होते क्या है? पहली बात तो अनुनासिक स्वर जो होते हैं उनका उच्चारण स्थल अब ये होते हैं नाक और मुंह। उच्चारण स्थल क्या है इसका? नाक और मुंह। तो नाक और मुंह अर्थात अब नॉर्मली आवाज ध्वनि कहां से उच्चारित होती है? मुख से। किंतु ये जो अनुनासिक स्वर होते हैं इनको उच्चारित करने के लिए अब ये नाक और मुंह दोनों, नाक भी आपका साफ होना चाहिए, मुंह और मुंह से आवाज निकलेगी सही तो अधिक। अब ये नाक और मुंह दोनों से ये ध्वनि बाहर निकलती है तो इनको अनुनासिक स्वर भी कहते हैं और इन्हें ही हम इन्हें ही हम लोग अनासिक के स्वर भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके अनुनासिक स्वर। तो इनका उच्चारण स्थल कौन सा होता है? हमारा नाक और मुंह। तो ये नाक और मुंह के द्वारा ही उच्चारित होते हैं, अर्थात नाक से और मुंह से इसकी आवाज निकलती है। तो नाक और मुंह, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा हो जाएगा? नाक और मुंह। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो आप देखिएगा, सामान्यतः उच्चारण स्थान 5 है आपके। तो ये जो उच्चारण स्थान इसमें कंठ है, तो कंठ जो है वो है आपका ग का। यहाँ पर जो विकल्प दे रखे त का हो जाएगा क्षमा कीजिएगा ऋतुलसा नाम दंते। इस पा का हो जाएगा उपलब्धिया नाम ओष्ठे। इसके बाद ग का हो जाएगा अकु विसर्गनियाम कंठे। आपको महेश्वरी सूत्र याद करवाए थे मैंने। अकुह विसर्ज नियाम कंठे, अकु विसर्ज नियाम कंठे। तो आप देखिएगा, ये कंठे से उच्चारित होने वाले कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके? ये आ से हो जाएगा आ और आ से क्या हो जाएगा? आ और आ। स्वर उच्चारित होगा कौन सा? कंठे से कौन सा स्वर उच्चारित होता है? आ और आ। फिर यहाँ पर लिखा है पू, तो पू से हो जाएगा पूरा का पूरा ही का वर्ग। का वर्ग में 5 व्यंजन है, कौन कौन से? क ख ग घ अंग। तो ये पांचों वर्ण भी किससे उच्चारित होंगे? आपके कंठे की सहायता से। फिर यहाँ पर आ रहा है ह, तो ह वर्ण भी किससे उच्चारित होगा? कंठे की सहायता से। और ये लिखा है विसर्ज, इसको आप पढ़े विसर्ग, पता है विसर्ग। तो ये सारे वर्ण किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं? आपके कंठे की सहायता से। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ या कंठे। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा आ रहा है? यहाँ पर ता नहीं है, पा नहीं है, अब ग। तो ये ग किस में आ रहा है? का वर्ग में आ रहा है। क ख ग घ अंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंठे से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका? ये ग। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल को किस प्रकार की ध्वनि माना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ल है, ये ल है आपका कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। ल कौन सा है यहाँ पर? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है बगल, जिसको आप बोलते हैं साइड, अंग्रेजी में बोलते हैं साइड। तो बगल कहें या पार्श्व कहें, तो ऐसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जो आपकी जीवा है वो अब ये वायु का मार्ग रोक लेती है और वायु जो है, ध्वनि जो है वो दोनों साइडों से, दोनों पार्श्व से बाहर निकलती है। तो ऐसा वर्ण कौन सा है आपका? ये ल। कौन सा? ल। बोलकर देखिए इसको, ल, धीरे से बोलिए ल। तो आप देखिए इसने ल ने यानी जीवा ने आपके बीच का मार्ग रोक लिया है और वायु या ध्वनि कहां से बाहर निकली है? पार्श्व से बाहर निकली है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। तो ल प्रयत्न के आधार पर ल जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है? यहाँ पर
पार्श्विक व्यंजन है, अर्थात इस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जो है वो जिह्वा के दोनों पार्श्व से, पार्श्व का मतलब क्या हो गया, बगल से, साइड से बाहर निकल जाती है। तो ये कौन सा व्यंजन हो जाएगा आपका, पार्श्विक व्यंजन। ल आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तालव्य, तालव्य महाप्राण व्यंजन, तालव्य महाप्राण व्यंजन का उदाहरण घोष कौन सा है? क्या प्रश्न है ये? तालव्य, महाप्राण और घोष, पदक्रम दो, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अर्थात ये प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें, इनमें से, इन चारों में से कौन सा वर्ण जो तालव्य भी है, कौन सा वर्ण जो महाप्राण भी है, और कौन सा वर्ण है जो घोष भी है। अर्थात ऐसा वर्ण ढूंढना है आपको इसमें से जो तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष वर्ण भी है। तो ध्यान दीजिएगा, तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर तालव्य वर्ण होते हैं आपके कौन से? मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ईचू, यशानाम, ईचू, यशानाम, तालव्य। तो ये तालव्य वर्ण कौन कौन से देख लीजिए, एक तो हो गया ई, छोटा ई और बड़ा ई, फिर आ गया चू यानी पूरा का पूरा च वर्ग, फिर आ गया यहाँ पर या और ये श, ये होते हैं तालव्य वर्ण। देख लीजिए ई च वर्ग या और श में से कौन सा आ रहा है यहाँ पर, ये छ आ रहा है, छ, तो तालव्य तो छ मिल गया हमको यहाँ पर। इसके बाद महाप्राण वर्ण, महाप्राण, अब देखिएगा प्राण वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। तो अब ये महाप्राण वर्ण जो होते हैं, ये होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो अब ये दूसरा चौथा से मतलब क्या है, जैसे क ख ग घ अंग, इस पर व्यंजनों में प्रत्येक 5 वर्ग है, क च ट ट प, ये 5 वर्ग है। तो इन 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो इन पांचों व्यंजनों को हम पहला दूसरा मतलब कुल मिलाकर 5-5 वर्णों के रूप में जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है। तो आप देखिएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका, महाप्राण होता है। जैसे ख और घ, क ख ग घ, लिख देता हूं मैं, क ख ग घ और ये अंग। तो अभी ये जो आपके वर्ण है, ये जो वर्ण है सारे के सारे, ये मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखा है, क वर्ग लिखा है। तो क वर्ग के 5 वर्ण हो गए। तो अभी इसमें दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, तो ख, और एक कौन सा आ रहा है, ग। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है, और पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। तो अभी लीजिए यहाँ पर महाप्राण भी पूछ रहा है, तो अभी देख लीजिए च छ, च छ, च वर्ग का च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ, ये 5 हो गए। तो आगे लीजिए दूसरा और चौथा महाप्राण होगा, एक तो छ होगा और एक झ होगा। तो ऐसे हालत में यहाँ पर विकल्प में आपको फिर कौन सा दिखाई दे रहा है, ये छ, तो ये महाप्राण भी हो गया। फिर यहाँ लिखा है कि घोष वर्ण भी होना चाहिए, वो तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और घोष वर्ण भी होना चाहिए। तो घोष वर्ण क्या होते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो घोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। तो अभी यहाँ पर जो घोष वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का, अभी प्रत्येक वर्ग का तीसरा घोष वर्ण, घोष वर्ण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यर लवह और स्वर, ये सारे क्या होते हैं आपके घोष वर्ण होते हैं। और अघोष कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स्वर, पहला दूसरा वर्ण और श श स, ये होते हैं आपके घोष। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये घोष वर्ण पूछ रहा है आपसे, तो तीसरा चौथा पांचवा आना चाहिए, तीसरा चौथा और पांचवा आना चाहिए। तो ऐसे हालत में ये छ तो दूसरा है, ये छ तो दूसरा है, इस हालत में ये इसका उत्तर नहीं होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आ रहा है झ, झ आ रहा है कौन सा, चौथे नंबर का, झ कौन से नंबर का है यहाँ पर, चौथे नंबर का। और घोष वर्ण कौन से होते हैं, घोष वर्ण सघोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तो चौथे में आ गया ये। फिर आप देख रहे हैं ये महाप्राण भी है, हो गया महाप्राण। और उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, तालव्य। तो आप देख रहे हैं ये च वर्ग में आ रहा है, इचु यशानाम तालव्य, च वर्ग में आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ये झ। तो आप देख रहे हैं ये महाप्राण भी हो गया, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, चौथा है ये महाप्राण। उसके बाद आपके तालव्य, तो ये तालव्य इचु यशानाम तालव्य भी है। और ये क्या पूछ रहा है, घोष वर्ण। तो आप देख रहे हैं घोष वर्ण कौन से, तीसरा चौथा पांचवा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये झ। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये झ, उत्तर हो जाएगा इसका ये झ।
झ वर्ण जो है वो तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष वर्ण। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, कंठे अल्पप्राण वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब ये पूछ रहा है कंठे भी होना चाहिए और अल्पप्राण भी होना चाहिए, तो कंठे और अल्पप्राण ध्यान दीजिएगा। ये कंठे, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सूत्र बताया था कंठे का, क्या था? अकूह विसर्ज नियाम कंठे, अकु विसर्जनियाम कंठे, अर्थात अ का वर्ग अ और विसर्ग, ये सारे कौन से वर्ण होते हैं? कंठे वर्ण होते हैं। तो आप लीजिए इसमें कौन सा आ रहा है? अ का वर्ग और ह, तो आप का वर्ग थ द प और ये अंग है, ये क्या है आपका? अंग। तो आप देख रहे हैं कि ये कंठे में आ रहा है अंग, ये अंग किस में आ रहा है? कंठे में, का वर्ग में आ रहा है तो कंठे हो गया। फिर क्या पूछ रहा है? ये अल्पप्राण, तो अभी ये अल्पप्राण है क्या? अभी मूल रूप से मैं अभी बता रहा था आपको, प्राण वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होते हैं अल्पप्राण और एक होते हैं महाप्राण। तो अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? अभी ये होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ग, और यहां पर होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, ये महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण व्यंजन होता है। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये अंग कौन सा है? क ख ग घ अंग पांचवा है, तो आप देख रहे हैं ये अल्पप्राण भी हो गया अल्पप्राण, और ये कंठे भी हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अंग। कंठे भी है और अल्पप्राण, ये केवल व्यंजन पूछ रहा है, तो पहला, तीसरा, पांचवा होता है अल्पप्राण। आप देख रहे हैं ये अंग कौन सा वर्ण है आपके? क वर्ग का पांचवा वर्ण। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कंठे भी है क्योंकि ये क वर्ग का वर्ण है। तो ऐसे हालत में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये अंग। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? पहली बात तो ये मात्रा होती क्या है? मात्रा क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ते हैं वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण होते हैं, तो हम जानते हैं इस बात को भली भांति कि मात्राएं केवल स्वरों की लगती है। किसकी लगती है? स्वरों की। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रा का मतलब होता है क्या है? मात्रा का मतलब होता है स्वरों को बोलने में लगने वाला समय, स्वरों को बोलने में लगने वाला समय। तो अब ये मात्रा के आधार पर कुल मिलाकर स्वरों को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भाग। मात्रा कहे या समय के आधार पर वर्णों को बांटा जाता है, स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। अभी एक तो होते हैं लघु स्वर, एक तो कौन से होते हैं? लघु स्वर, जिनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर और एक होते हैं प्लुत स्वर। एक कौन से होते हैं आपके? ये प्लुत स्वर। तो एक तो होते हैं लघु स्वर कहो या हर्ष स्वर कहो या नहीं कहो आप, एक मात्रिक स्वर। एक होते हैं दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, एक होते हैं प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। तो ऐसे हालत में ये क्या पूछ रहा है? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है, ध्यान दीजिएगा, लघु स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। आप कहते हैं ये वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। और अभी ये हिंदी स्वरों में कितने हैं? चार। एक तो अ, एक छोटा ई, एक छोटा उ और एक हो जाएगा आपका ये री। आ ई उ और री, ये चारों क्या होते हैं आपके? मात्रा के आधार पर लघु स्वर होते हैं, जिनमें जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। फिर दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में अभी हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। हर स्वर से जस क्या लगता है? दुगना समय। अगर इसमें एक मात्रा का लगता है तो इसमें कितने का लगेगा? दो मात्रा का समय लगेगा। तो ये द्विमात्रिक स्वर है। तो अभी ये कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इनके अलावा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्राएं लगती है, द्विमात्रिक स्वर। तो ये आपके कौन से हैं? द्विमात्रिक स्वर। और एक होते हैं यहाँ पर प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है।
वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या लगता है, सर्वाधिक समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, इनका प्रयोग संस्कृत में होता है। तो आप कोई भी स्वर, ये 11 स्वर हो गए, इन्हीं 11 स्वरों को लंबे समय तक यानी कि लंबा राग लेकर जब बोलते हैं तो वो प्लुत हो जाता है। आप आ गाना गा रहे, लंबा ले लिया आपने, टाइम ज्यादा लगा दिया, वो प्लुत हो गया। और इसका प्रयोग केवल कहाँ होता है, संस्कृत में। हिंदी में ये दो स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर, तो लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर। अभी ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, दो मात्राएं लगती है, वो कौन सा है आपका, दीर्घ स्वर। और इस दीर्घ स्वर को हम क्या बोलते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम क्या बोलते हैं, गुरु स्वर, गुरु स्वर भी कहते हैं। याद रखना, ये लघु स्वर है तो, और ये कौन से हैं आपके, गुरु स्वर। इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहा करते हैं। तो दो मात्राओं का समय किसमें लगता है, गुरु स्वर कहो या लघु स्वर, गुरु स्वर कहो या दीर्घ स्वर कहो। आप पढ़ते हैं ना छंद, आपने पढ़े 10वीं क्लास तक, तो आप देखते हैं वहां पर लघु स्वर होता है, तो इसको ऋषु स्वर बोलते हैं, हर्षु स्वर, उसकी एक मात्रा लगाते हैं इस टाइप से। और एक होता है लघु गुरु दीर्घ स्वर या दीर्घ मात्रा, इसको आप क्या बोलेंगे, इस टाइप से, एस टाइप से लिखते हैं। तो ये हो गया गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, और इसको हम क्या बोलेंगे, द्विमात्रिक स्वर। ये कौन सा हो जाएगा आपका, गुरु स्वर। इसका एक दूसरा नाम क्या है, दीर्घ स्वर, और इसका एक तीसरा नाम क्या है, द्विमात्रिक स्वर। तो यहाँ पर दो मात्राओं का समय किसमें लगेगा, गुरु स्वर में लगेगा। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे व्यंजन वर्णमाला को कुल मिलाकर कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा जाता है। अभी एक तो होते हैं स्पर्श व्यंजन, एक तो कौन से होते हैं आपके पास, स्पर्श व्यंजन। और ये स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, तो अभी ये 5 वर्ग, कौन से वर्ग, 5 वर्ग, क च ट त प, 5 वर्गों के पांचों पांचों व्यंजन, यानी कुल मिलाकर कितने, 25। कहां से लेकर, क से लेकर म तक, इनकी संख्या कितनी हो गई, 25। तो ये तो होते हैं आपके कौन से, स्पर्श व्यंजन। फिर आगे का दूसरा जो भाग होता है उसे कहते हैं हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनको ऊष्म या संघर्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वो जो आपकी जिह्वा है वो क्या करती है, आपके तालू की तरफ रगड़ खाती है, मतलब घर्षण होता है। क्या होता है, घर्षण होता है, संघर्ष होता है। तो ऐसे हालत में जब संघर्ष होता है, घर्षण होगा तो ऊष्मा निकलेगी। और ये जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ये कितने हैं आपके, 4। अब ये कौन कौन से, ये है श, श, स और ह। कौन से, श, श, स और ह। तो ये 4 है आपके ऊष्म व्यंजन। और इससे पहले एक वर्गीकरण आएगा जिसको बोलते हैं हम अंतःस्थ। तो क्या बोलते हैं, अंतःस्थ। ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ये य, र, ल, व, ह, य, र, ल, व। कौन से होते हैं ये, य, र, ल, व। तो ये 4 तो हो गए आपके अंतःस्थ, 4 हो गए ऊष्म या संघर्षी, और 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। तो कुल मिलाकर ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा व्यंजन ऊष्म है, कौन सा व्यंजन यहाँ पर ऊष्म है। देख लीजिए कौन सा है, ये रहा श, ऊष्म व्यंजन आ रहा है श, ये रहा आपका श। तो इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा आपका, ये श। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, वन विश्लेषण दे रखा है यहाँ पर, द, धन, अ, धन, क, धन, श, धन, अ। तो अभी ये क्या हो जाएगा, द में अ की मात्रा लग गई, द हो गया पूरा। फिर क, श, अ मिलकर क्या बनता है, श क्षत्रिय वाला, संयुक्त व्यंजन है श क्षत्रिय वाला। तो दक्ष, क्या शब्द बन जाएगा यहाँ पर, दक्ष। वर्ण विश्लेषण करते समय आपको समझाया था, वर्णमाला समझ कीजिएगा, शब्द को देखने के लिए वर्ण विश्लेषण करना होता है हमको। तो हमने देखा था द, धन, अ, धन, क, धन, श, धन, अ, क्या बन जाएगा यहाँ पर, दक्ष। ओष्ठे, ओष्ठे, अल्पान और घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। याद कीजिए, ओष्ठे वर्ण कौन से, जो ओष्ठों की सहायता से उच्चारित होते हैं। अगर आपके होठ कटे हुए तो आप इन वर्णों को नहीं बोल पाएंगे। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं उसका सूत्र लिख देता हूं यहाँ पर, उप, उप दिए नाम ओष्ठे। क्या सूत्र है इनका, उप दिए नाम ओष्ठे।
तो ऊ आ देखिएगा यहाँ पर ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से, तो अभी ऊ आ रहा है यहाँ पर, तो ऊ और ऊ यानी छोटा और बड़ा ऊ। इसके बाद आ गया यहाँ पा पू यानी पा वर्ग, पा वर्ग कौन सा वर्ग है, पा वर्ग। तो ऊ और पा वर्ग किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं, ओष्ठ की सहायता से। फिर क्या बोल रहा है ये अल्प प्राण, फिर क्या बोल रहा है ये अल्प प्राण। याद कीजिए पहला तीसरा और पांचवा कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा व पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। फिर ये कह रहा है घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष घोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण। कौन सा होता है, तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण, ये होता है आपका घोष वर्ण। तो आप लिख लीजिए इनमें से कौन सा मिल रहा है आपका, देख लीजिए भ ब, तो ब आप देखिएगा पा वर्ग में आता है, बिल्कुल ठीक है। और पा पा फा प भ चौथा हो गया, तो चौथा ही अल्प प्राण नहीं है, नहीं है ये। इसके बाद बा देख लीजिए पा फा ब ब, तो बा पा वर्ग में तो आ ही रहा है, फिर बा यानी तीसरा हो गया, फिर आपके तीसरा चौथा पांचवा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ये ब जो क्या है ओष्ठे भी है, पा वर्ग में आता है, उपबुद्धि नाम ओष्ठे बिल्कुल है। फिर कहे अल्प प्राण, तो पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, अरे पा फा बा तीसरा हो गया, तो हो गया ब। फिर कहें कि ये यहाँ पर आपके घोष वर्ण कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो अभी ब कौन से नंबर का है, तीसरा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर ब। ये नए 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 प्रकार के प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें एक साथ आपको तीनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर इसका उत्तर निकलेगा। आपने पढ़े इन सब चीजों को, आपने विस्तार से पढ़ा है क्लास पढ़ते समय, तो अब ये ओष्ठे अल्प प्राण और घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये ब। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 10, बात कर रहा हूं मैं प्रश्न नंबर 10 की, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण वर्ण, तो ध्यान दीजिएगा ये अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। प्राण वायु के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प का मतलब कम, इसमें कम जोर लगाना पड़े, महा का मतलब बड़ा या विशाल, इसमें बड़ा या विशाल जोर लगाना पड़े। तो आप देखिएगा ये अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। फिर बात करें आगे अल्प प्राण कौन से हैं, तो एक तो हो गए पहला तीसरा पांचवा, और आप देखते हैं प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं, क च ट त प, ये पांच वर्ग है और पांच वर्गों में होते हैं पांच पांच व्यंजन, तो कुल मिलाकर होते हैं ये 25। तो 25 में से आप देख रहे हैं ये तीन तीन वर्ण निकलेंगे प्रत्येक वर्ग से, और पांच कितने वर्ग कितने हैं, पांच वर्ग कितने हैं आपके, पांच, तो पांच दिया 15, 15 तो क्या हो गए आपके व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों में से निकले अल्प प्राण। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक प्रत्येक वर्ग से निकल रहे कितने वर्ण, मतलब प्रत्येक वर्ग से निकल पांच वर्ग है कुल मिलाकर, और प्रत्येक वर्ग से कितने कितने वर्ण निकल रहे, पांच दिया 15, तो 15 तो हो गई ये व्यंजन वर्णमाला की स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण होते हैं 15, पहला तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर होते हैं कौन से, य र ल व, यहाँ पर होते हैं कौन से, य र ल व, ये चार होते हैं, कुल मिलाकर ये चार हो गए। फिर यहाँ पर स्वर स्वर होते हैं, और स्वर कितने कुल मिलाकर 11, सभी स्वर, तो आप 11 स्वर है, तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए, ये हो गए आपके पास 30। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 30। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, पांच वर्ग है, कुल मिलाकर कितने वर्ग है हिंदी वर्ण वालों में, पांच, तो पांच दिया 15, तीन तीन निकल रहे एक वर्ग से, पांच दिया 15 तो हो गए आपके इन स्पर्श व्यंजनों में से। फिर चार है आपके कौन से, य र ल व, ये हो गए चार। फिर स्वर कितने होते हैं, 11, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अल्प प्राण, तो कुल मिलाकर अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है हिंदी में, 30 हो जाती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, ऐसा वर्ण कंठे, महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। इनमें से आपको देखनी तीन तीन चीजें, मैं नए प्रश्न लेकर आया हूं इस बार आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। ऐसा वर्ण कौन सा इन चारों में से जो कंठे भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है, तो ध्यान दीजिएगा कंठे वर्ण कौन से होते हैं, अकु, विसर्ज, अकु विसर्ज नियाम, अकु विसर्ज नियाम कंठे, ये सूत्र है आपका कंठे वर्णों का। तो
कौन कौन से हो गए देख लीजिए, आ या आ से क्या निकलेगा, आ और आ। फिर यहाँ पर कु आ रहा है तो का वर्ग हो गया ये। यहाँ पर आ गया ह, यहाँ पर क्या आ गया आपका ह वर्ण, यहाँ पर आ गया ह, और फिर आ गया ये विसर्ज यानी ये विसर्ज, ये कंठे होते। अब देख लीजिए इसमें से कौन से आपके का वर्ग में कौन से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं तीनों, और ह अभी आ रहा है, तो ये कंठे तो है, सारे कंठे हैं। इसके बाद क्या पूछ रहा है ये महाप्राण। तो अभी पिछले प्रश्न में बताया मैंने, अल्पप्राण तो होते हैं पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है आपका महाप्राण होता है। फिर इसके बाद क्या पूछ रहा है ये घोष वर्ण, इसके बाद क्या पूछ रहा है घोष वर्ण। तो अब ये घोष या सघोष को, तो घोष या सघोष कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग के तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा है, तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण क्या होता है आपका घोष वर्ण होता है, सघोष वर्ण होता है। तो महाप्राण हो गया दूसरा चौथा, दूसरा चौथा प्लस दूसरा चौथा प्लस श श स ह, ये भी महाप्राण होते। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और श श श, ये होते हैं महाप्राण। और घोष कौन से होते हैं, तीसरा चौथा वो पांचवा वर्ण। तो अब ढूंढ लीजिए इसमें से, अब ये चारों ही क वर्ग के हैं, तो क वर्ग तो पूरा बैठ रहा है यहाँ पर, फिर साथ ही साथ यहाँ पर ह भी आ रहा है, ये रहा ह, तो ये ह भी बैठ रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद दूसरा चौथा वर्ण, तो ये ह, दूसरा दूसरा तो ये है, दूसरा तो ये है। फिर क्या बोल रहा है श श श, तो ये ह भी हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब यहाँ देख लो तीसरा चौथा पांचवा, तो ये ख तो दूसरा है, पांचवा नहीं है, पांचवा तो कौन सा है आपका ये ह। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये ह। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आप बनने की संभावना है आपकी, क्योंकि आपके अभी ये प्रश्न में नए प्रश्न लेकर आए आपके लिए, ऐसा प्रश्न जो कंठे भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। तो आपको विसर्ग कंठे सूत्र हो गया आपके सामने, तो क वर्ग आ गया, आ गया, क वर्ग आ गया, और ह ये कंठे हैं। फिर आप कहो कि महाप्राण कौन से, तो दूसरा चौथा और श श श, ये भी क्या होते हैं महाप्राण होते। और घोष कौन सा होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण। तो ऐसे हालत में आप लीजिए मिलान कर लीजिए, यहाँ पर ये ह रहा, ये ह रहा, और ये कह रहा पांचवा वर्ण, तो ये ह हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया ह। ऐसा वर्ण जो कंठे भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है, वो इन चारों में कौन सा है आपका ये ह। अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12। ओष्ठे, फिर लेके आया हूं ऐसा ही प्रश्न, ओष्ठे अल्पप्राण और घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। इनमें से आपको देखना है कौन सा ओष्ठे भी, ऐसा वर्ण जो ओष्ठे भी है, अल्पप्राण भी है और सघोष यानी घोष वर्ण भी है। तो आप देख लीजिए ओष्ठे, ओष्ठे के लिए सूत्र बताया था मैंने, उप उपपधीयनाम ओष्ठे, ओष्ठे से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, उ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ से हो जाएगा प वर्ग। ये उच्चारित होते हैं किससे, ओष्ठे। उच्चारण स्थान कौन सा है इनका, ऊ और प वर्ग का ओष्ठे। तो अभी भी ओष्ठे हो गए। फिर क्या बोल रहा है ये अल्पप्राण, तो अभी भी बताया था पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला तीसरा व पांचवा वर्ण क्या होता है आपका अल्पप्राण होता है। फिर पूछ रहा है घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण। तो इन चारों विकल्पों में देख लो, ओष्ठे अल्पप्राण और घोष, मैंने बता दिया आपको, ये तो कंठे, ये तो ओष्ठे हैं, ये आपके कौन से अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और इसके अलावा क्या है यहाँ पर घोष वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा व पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। तो ढूंढ लीजिए इसमें से। अब प वर्ग में ये भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, ये वर्ण नहीं आ रहा, बस प आ रहा है, ब आ रहा है, प आ रहा है। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये अल्पप्राण, तो अभी पहला तीसरा पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा प फ, ये तो नहीं है, ये तो आपका अल्पप्राण नहीं है। फिर क्या है आपका पहला तीसरा प फ प, ये हो रहा है आपका अल्पप्राण भी हो रहा है ये। और फिर क्या बोल रहा है ये तीसरा चौथा पांचवा क्या है, घोष वर्ण। तो ऐसे हालत में ये तीसरा भी है, अब ये यहाँ भी आ रहा है तीसरा, और ये प वर्ग में भी आ रहा है, कौन सा आ रहा है यहाँ पर उत्तर ब। तो ऐसा वर्ण इन चारों में जो ओष्ठे भी है, अल्पप्राण भी है और घोष भी है, वो कौन सा है आपका ये ब। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार
के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया? अब ये दिया था आपके बाबू श्याम सुंदर दास। कौन है ये? बाबू श्याम सुंदर दास। ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि हमारी, तो अभी देवनागरी लिपि में लिखते समय हम 5 वर्ग है, 5 वर्ग के पंचम वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग? नासिक के या अनुनासिक बोलते हैं। तो उन पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया है। ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे आप कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पर गंगा, शब्द लिखा है मैंने गंगा, तो बताइए ये अनुस्वार का प्रयोग किया है मैंने यहाँ पर, तो ये ग के बाद अनुस्वार आ रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? कौन सा है? तो अब ये ग का 5वां कौन सा होता है? अंग। ग का 5वां कौन सा होता है? अंग। अभी इस शब्द को आप ऐसे लिख सकते, गंगा। इस शब्द को आपको कैसे पहचान में आएगा कि ये यहाँ पर अंग आएगा कि ना आएगा? कि कौन से होते? 5 होते, अंग, या, ना, न और म। ये पंचमा अक्षर है प्रत्येक वर्ग के। तो ऐसे हालत में आपको कैसे पता लगेगा कि यार यहाँ पर अंग आएगा, या आएगा, ना आएगा, ना आएगा या म आएगा? तो इसका पता आपको ये बाद वाले वर्ण से लगे। अब आप देख रहे हैं ग, यहाँ पर बाद में क्या आ रहा है? ग, अनुस्वार के बाद ग आ रहा है। तो ग वर्ग किस में आता है? ग किस ग व्यंजन वर्ण किस वर्ग में आता है? तो क में आता है। क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका मतलब अगर ग के पहले अनुस्वार आ रहा है तो अवश्य ये ग वर्ग का पंचमा अक्षर है। कौन सा है? अंग। अभी आप लिखते हैं अलंकार। शुद्ध शब्द ये है अलंकार, लेकिन आप इसको किस प्रकार से? ये पंचमा अक्षर की जगह आप क्या लगा देंगे यहाँ पर? अनुस्वार। ये हो गया अलंकार। फिर जैसे मान लीजिए आपने लिखा ये दंत, आपने लिखा है यहाँ पर ये दंत, तो ना आ रहा है। अब क वर्ग का 5वां नहीं होता है, यहाँ पर क वर्ग का 5वां क्या था? अंग। उसकी जगह आपने अनुस्वार लगा दिया। फिर यहाँ पर जो है त का 5वां भी क्या होता है? ना। तो अभी इसको आप इस प्रकार से लिख रहे हैं, दंत, अनुस्वार लगाकर। तो अब ये अनुस्वार का मतलब हमें पता लग रहा है कि ये त के पहले अनुस्वार आ रहा है, तो इसका मतलब ये त का ही 5वां होगा। त का 5वां क्या है? न। इस प्रकार ये पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का सुझाव, अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था बाबू श्याम सुंदर दास ने। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु ये वाला जो सुझाव दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? आपके बाबू श्याम सुंदर दास के। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 14। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? दांतों की सहायता से ही उच्चारित होंगे। ऐसे कौन से वर्ण है? ऐसे वर्ण, अब ये जिस व्यक्ति के दांत नहीं है वो इन वर्णों को नहीं बोल पाएगा, क्योंकि होता क्या है, जब दंते वर्णों को हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है उसको दांत रोकते हैं। तो क्या रोकते हैं? दांत रोकते हैं। अब ये दंते वर्ण कौन कौन से? तो अभी इसके लिए सूत्र है हमारे पास, माहेश्वरी सूत्र, ली तुलसा नाम, रे तुलसा नाम दंत या दंते, रे तुलसा नाम दंते। तो अभी ये संस्कृत का स्वर है, सूत्र भी संस्कृत के हैं, री हमको मतलब नहीं है इससे। यहाँ पर आ रहा है तावर, दूसरे क्या बन जाएगा? तावर। यहाँ पर आ रहा है ल, और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? ये स। ये सारे वर्ण दंते हैं। कौन से हैं ये? दंते। तावर के 5 वर्ण ता, था, दा, धा, ना, और फिर उसके बाद ल, एक ल वर्ण है, और ये क्या है यहाँ पर आपका? ये स। ये सब किससे उच्चारित होंगे? दांतों की सहायता से। बोलकर देखो, ता, था, दा, धा, ना, जीभ को दांत रोक रहे, दंते की सहायता से उच्चारित होंगे। तो ये दंते वर्ण पूछ रहा है, ढूंढ लीजिए यहाँ पर। द, प, ये रहा नाम दंते। त वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है यहाँ पर? त। तो दंते, ऋतुत्सा नाम दंते, ये सब किसकी सहायता से उच्चारित होंगे? दांतों की सहायता से उच्चारित होंगे। दंते वर्ण कौन सा हो गया आपका? ये त। आगे चलते प्रश्न नंबर 15। मूर्धन्य, ऐसा स्वर देखना है जो मूर्धन्य भी है और ह्रस्व भी है। ऐसा वर्ण देखना है जो क्या है? मूर्धन्य भी है और ह्रस्व भी है, यानी लघु स्वर भी है। मूर्धन्य भी है और लघु स्वर भी है। अगर मूर्धन्य स्वर कौन कौन से होते हैं? इसके लिए क्या सूत्र याद किया हमने? ऋटुर, ऋटुर सनाम मूर्धा। क्या है सूत्र इसका? ऋटुर सनाम मूर्धा। तो देख लीजिए, एक तो री होता है,
एक होता है टा वर्ग, एक र होता है और एक होता है ये श षटकोण वाला। तो ऐसे हालत में यहाँ पर अब ये तो हो गए आपके मूर्धन्य वर्ण। और विश्व स्वर कौन से होते हैं याद कीजिए, इनको आप लघु स्वर भी कहते हैं। ये कौन से आपके चार, आ, ई, उ और री। आ, ई, उ और री, ये क्या होते हैं आपके ह्रस्व स्वर या लघु स्वर होते हैं, जिनको हम एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ऐसे हालत में देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आ रहा है जो इन सभी में आ जाएगा, री। ये रहा, अब री यहाँ भी आ रहा है, मूर्धा में भी आ रहा है और ये ह्रस्व स्वर में भी आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये री ऋषि वाला। ह्रस्व स्वर भी होता है और यही आपका कौन सा, मूर्धन्य वर्ण भी, मूर्धन्य वर्ण भी होता है, मूर्धन्य स्वर भी होता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा स्वर मूर्धन्य है और ह्रस्व है। आप देख रहे हैं यहाँ पर री आ रहा है मूर्धा में, विदूषणाम मूर्धन्य, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ह्रस्व या लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, चार है ये, आ, ई, ओ और ये री। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर, ये। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 16। इनमें से किस शब्द का आरंभ है, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है। आपको देखना है हिंदी वर्णमाला में, अरे कुल कहें तो हिंदी हिंदी में कुल वर्ण तो होते हैं 52, वर्णमाला में होते हैं 44। तो कुल वर्णों में आता है, कुल वर्णों में आते हैं दो वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से आते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त जिनको ताड़न जात भी कहते हैं और इन्हें हम द्विगुणी भी कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विगुणी व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन, व्यंजन है ये, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से ऊपर से नीचे की ओर आती, उत्क्षिप्त, उठकर गिरती है, उन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात फेंक कर बोले जाते हैं। द्विगुणी, दो गुण होते हैं। दो गुण क्या होते हैं, अब ये इन दोनों वर्णों से कभी भी हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। इन दोनों वर्णों से कभी भी हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। ये मध्य में या अंत में आ सकते हैं पर कभी भी प्रारंभ में नहीं आएंगे। तो ये दो वर्ण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, अब एक तो होता है ड से डमरू और ये ड से ये बिंदी लगा हुआ, एक होता है ये ढ। तो इन दोनों के नीचे जो बिंदी वाले हैं ये दोनों ही उत्क्षिप्त कह रहे हैं। ये दोनों ही क्या है आपके, उत्क्षिप्त। ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा है तो ये व्यंजन वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन है, लेकिन ये दोनों क्या है यहाँ पर, उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो कभी भी इन दोनों वर्णों से हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। ये मध्य में या अंत में आ सकते हैं पर प्रारंभ में कभी भी नहीं आएंगे। तो देख लीजिए आरंभ नहीं होता है, कौन से, ये रहा। इनमें से किस शब्द का, किससे, इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है, तो उत्क्षिप्त व्यंजनों से नहीं होता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, ये बिंदी वाला ड, ये होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। ध्यान रखना, कभी भी हिंदी शब्द का प्रारंभ इन दोनों वर्णों से नहीं होगा। ये बीच में आ सकते हैं या अंत में आ सकते हैं पर कभी भी इनसे प्रारंभ नहीं होता है। अच्छा, इनका एक गुण और है। दूसरा गुण क्या, आप लोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता। अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय भी इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आप लिख रहे अजमेर रोड, तो रोड है, आपको ऐसे ही लिखना है रोड, या बिंदी नहीं लगानी, गलत, ये गलत हो। रोड शब्द अंग्रेजी शब्द है। आप कहते हैं सोडा, तो सोडा ऐसे लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो गया। सोडा अंग्रेजी शब्द है, सोडा, और ये अब इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय भी आप इनका प्रयोग नहीं करते, और साथ ही साथ हिंदी शब्द का प्रारंभ इन दोनों वर्णों से कभी भी नहीं होता है। ये कौन से आपके उत्क्षिप्त, ताड़न जात या द्विगुणी व्यंजन कौन से होते हैं, एक तो ड और ड, और दोनों के नीचे बिंदी लगी हुई। और ये जो है ये व्यंजन वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन है, ये अलग है और ये, ध्यान दीजिएगा, ये बिंदी वाले अलग है और ये दोनों अलग। तो इन दोनों शब्दों से, इन दोनों वर्णों से कभी भी हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, और ना ही ये अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय इनका प्रयोग किया जाता है। ये दो गुण हैं इनके। ये कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर इसका, ये बिंदी वाला। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्णमाला को आपने 3 भागों में बांटा था। तो एक तो थे आपके कौन से, स्पर्श व्यंजन,
एक तो कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन। क से लेकर मा तक इनकी संख्या कितनी होती है 25। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। ये पांच पांच क च ट त प वर्ग, पांच वर्गों के पांच पांच व्यंजन क्या कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आगे का दूसरा वर्गीकरण क्या होता है अंतःस्थ। दूसरा वर्गीकरण क्या होता है अंतःस्थ। ये होते हैं चार, कौन कौन से य र ल व, य र ल व, ये कहलाते हैं अंतःस्थ। और एक होते हैं ऊष्म या संघर्षी। ये क्या होते हैं ऊष्म या संघर्षी, ये भी कितने होते हैं चार, कौन कौन से श स स ह, ये चार। तो अब ये क्या पूछ रहा है अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ढूंढ लीजिए अंतःस्थ कौन से होने चाहिए य र ल व, ढूंढ लो इसमें से ये र ल, आ गया ल, ये र ल आपका अंतःस्थ। इनमें से कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है तो ये ल है आपका अंतःस्थ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ध्यान दीजिएगा संयुक्त स्वर वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते, वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं उनको बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। तो ये होते हैं हिंदी में चार, इनकी संख्या कितनी होती है चार। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, तो आप देखिएगा इनको मैं बना देता हूं आपके सामने। आ या आ में जब आप ई या ई जोड़ोगे, आ या में आप क्या जोड़ोगे ई या ई, आ में ई जुड़े या आ में बड़ी ई जुड़े, आ में छोटी ई जुड़े या आ में बड़ी ई जुड़े, दोनों के मिल से बनेगा ए। क्या बनेगा ए, संयुक्त स्वर है। फिर आप कहें आ या आ में आप जोड़ेंगे ऊ या ऊ, आ या में आप क्या जोड़ेंगे ऊ या ऊ, तो यहां बनेगा ये ओ, ये हो गया संयुक्त स्वर दूसरा। फिर आप कहें कि आ या आ या आ में आप इस ए को जोड़ देंगे अब, तो ये बन जाएगा आपका आई। फिर आ या आ में आप इस ओ को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास औ। देख लीजिए यहाँ पर भिन्न भिन्न स्वरों के आ में ई जुड़ रहा है, आ में ऊ जुड़ रहा है, आ में ए जुड़ रहा है और आ में ओ जुड़ रहा है, तो भिन्न भिन्न स्वरों का मेल हो रहा है। तो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर निर्मित होते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में ये चार, ए ओ आई और औ। तो आप देख लीजिए क्या पूछ रहा है ये निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ढूंढ लीजिए इन चारों के अलावा कौन सा है, ये भी है ये भी है ये भी है, ये कौन सा है आपका ऊ। संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है यहाँ पर ऊ, ये ऊ स्वर है। और ये जो आपका ये जो बड़ा ऊ है ये कहलाता है दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पर इसको हम क्या बोलते हैं दीर्घ स्वर। ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में नहीं आता। संयुक्त स्वर ए ओ आई और औ, आप लीजिए ए और ओ है, जबकि ऊ यहाँ पर संयुक्त स्वरों में नहीं आता है, ये दीर्घ स्वर है। वो कौन सा है आपका दीर्घ स्वर। च छ ज झ य का उच्चारण स्थान होता है। याद कीजिए बताया था ईचु यशा नाम तालव्य, क्या है सूत्र ईचु यशा नाम तालव्य। आप देख लीजिए ये सब जो च छ ज झ य याद है ना ई, इससे क्या हो जाएगा ई और चू से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा च वर्ग, ये पूरा का पूरा च वर्ग है। बताओ किसकी सहायता से उच्चारित हो रहा है यहाँ पर तालव्य की सहायता से, तालु तालव्य कहो या क्या कहें तालु। तो यहाँ पर ये च छ ज झ य किससे उच्चारित होगा तालु से उच्चारित होगा, इचु यशा नाम तालु। प्रश्न नंबर 20, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। याद कीजिए मात्रा के आधार पर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटते हैं कुल मिलाकर। एक तो होता है ह्रस्व, ह्रस्व या लघु स्वर,
एक तो कौन सा होता है ह्रस्व या लघु स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें कहते हैं ह्रस्व या लघु स्वर। चार थे ये, आ ई उ और री। उसके बाद दूसरे कौन सा, ये तो एक भाग हो गया। दूसरा भाग कौन सा है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कहो या इन्हें गुरु स्वर कहो या इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहो। ये कितने हैं कुल मिलाकर, तो 7 हैं। कौन कौन से, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आई, ए आई और ओ। ये सारे क्या होते हैं आपके मात्रा के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरे होते हैं प्लूत स्वर। तीसरे कौन से होते हैं, प्लूत। प्लूत स्वर। अब आप देखिएगा कि ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। आप कह सकते हैं ह्रस्व स्वर तो 4 स्वरों की मात्राएं सबसे कम समय में बोली जाएंगी। फिर दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अगर उसमें एक मात्रा का लग रहा है तो इसमें 2 मात्रा का लग रहा है, तो द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इनको जस्ट डबल समय लगता है। और फिर कहें प्लूत स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है, सबसे ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। इनका प्रयोग कौन सी भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में। हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसे हालत में ये क्या पूछ रहा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी, तो इससे भी ज्यादा किसमें लगता है सबसे ज्यादा समय, प्लूत स्वर। ढूंढ लो यहाँ पर, ये रहा प्लूत। वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा समय लगता है, वो कौन से आपके, प्लूत स्वर। आप किसी भी स्वर को बोलने में अधिक से अधिक समय, ज्यादा से ज्यादा समय लगाएंगे, मैक्सिमम समय लगेगा, अधिकतम समय लगेगा, वो कौन से हो जाएंगे आपके, प्लूत स्वर। जैसे आप किसी को बुला रहे राम, आपको आपने लंबे समय तक बोल दिया तो वो प्लूत हो गया। पर इसका प्रयोग केवल कहां पर होगा, संस्कृत में होगा, हिंदी में नहीं होगा। तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय किसमें लगता है, इन प्लूत स्वरों में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21। वर्णमाला, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, बार बार दोहरा रहा हूं, बताइए कितनी है, 25। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। बताया था आपको हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग है, क च ट और प, क च ट और प। अब इन 5 वर्गों में होते हैं 5-5 व्यंजन, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, प त थ द ध न और प फ ब भ म। तो कुल मिलाकर 5-5 ये और 5-5 इनमें क्या है, व्यंजन है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 25। बताइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25। क च ट त प वर्गों के पूरे 25 के 25 व्यंजन क्या कहलाते, स्पर्श व्यंजन। चूंकि इन्हें उच्चारित करते समय जब हम ध्वनि उच्चारित करते हैं तो ये जब वर्ण उच्चारित होंगे तो वायु, फेफड़े से आने वाली जो वायु है, जो ध्वनि है, वो मुख के किसी न किसी उच्चारण को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल मिलाकर कितने हैं ये, 25। कौन से, तो क च ट त प, ये 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के पांचों व्यंजन। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। प्रश्न नंबर 22। हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश समझते हैं, शब्दकोश डिक्शनरी। तो हिंदी शब्दकोश में अभिगत शब्दकोश जो बनता है वो मतलब कहूंगे वर्णमाला के अनुसार बनता है, क्रमबद्ध समूह के अनुसार बनता है। तो व्यंजन वर्णमाला में कहें तो पहला वर्ण कौन सा आएगा, क। तो का के बाद तो खा आना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग हिंदी वर्णमाला में, आप हिंदी के कुल वर्णों में संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, अब यह संयुक्त व्यंजन कहते हैं किसे, वे व्यंजन दो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब हिंदी में इनकी संख्या है कितनी, 4। तो आप ये कौन कौन से हैं ये, एक तो होता है ये सशस्त्रीय वाला, ये किससे मिलकर बनता है, तो ये क और श से मिलकर बनता है। फिर दूसरा एक होता है यहाँ पर त्र, तो ये किससे मिलकर बनता है, त और र से मिलकर बनता है। एक होता है यहाँ पर ज्ञ से ज्ञान,
ये किससे मिलकर बनता है, ज और य। और एक होता है आपका श्रीमान वाला श्र, ये किससे मिलकर बनता है, तो श और र से मिलकर बनता है। तो ऐसे हालत में आगे इस प्रश्न के अनुसार क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा, तो आगे क और श से मिलकर क्या बन रहा है यहाँ पर, ये क्षत्रिय वाला। तो क स्टार्ट तो कहां से हो रहा है, क्षत्रिय वाला क से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें श आएगा बाद में। तो ऐसे हालत में क के बाद अगर आप व्यंजन कहें कि शब्दकोश में ढूंढेंगे शब्द, तो वो क्षत्रिय वाले मिलेंगे। कौन से मिलेंगे आपको, क्षत्रिय वाले। क्योंकि क्षत्रिय वाला वर्ण आप शुरू लिखेंगे तो वो भी किससे स्टार्ट, किससे होगा, क से, क्योंकि किससे मिलकर बन रहा है, क और श। ऐसे हालत में शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा आपको, ये क्षत्रिय वाला। कौन सा दिखाई देगा, क्षत्रिय। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। तो अभी का ये कौन से होते हैं आपके, ये होते हैं अयोगवाह वर्ण। नाम ही क्या है उसका, अयोगवाह। नाम ही क्या है इनका, अयोगवाह। आ यानी नहीं, योग होता जिनका ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह वर्ण। और ये होते हैं हिंदी में दो, कौन कौन से, तो अभी एक तो होता है ये अंग और एक होता है आपका ये अ। आप इसको हिंदी में प्रयोग अनुस्वार और विसर्ग के रूप में करते हैं। हिंदी में इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं आप, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में। अंग और अ, ना तो ये स्वर में गिने जाते हैं ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, ये स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अयोगवा। आ का मतलब नहीं, योग होता है जिनका ना तो स्वर में और ना ही वे। ये कौन से आपके अंग और अ, इनको क्या बोलते हैं आप, अयोगवा। इनका प्रयोग आप हिंदी में लिखते समय इस प्रकार भी करते हैं, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में। ये कौन से आपके, अयोगवा। कौन से, अंग और अ। तो इनका तो स्वर है और ना ही क्या है ये व्यंजन। ये अयोगवा है, ये अलग है, बीच में आते हैं, दोनों के बीच में आते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्री आवाज के अंग, स्वर तंत्री का मतलब क्या है, आवाज के अंग। स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, घर्षण के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है। आगे कौन कौन से, एक तो होते हैं आपके घोष वर्ण, एक तो कौन से होते हैं, घोष वर्ण, और एक होते हैं अघोष वर्ण। एक तो होते हैं घोष वर्ण और एक होते हैं अघोष वर्ण। घोष वर्ण कहो या सघोष वर्ण कहो, एक होते हैं अघोष वर्ण और एक होते हैं घोष वर्ण या सघोष वर्ण। तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय जीवा में घर्षण होता है, स्वर तंत्रियों में क्या होता है, घर्षण होता है, कंपन होता है। आपकी भाषा में कहो तो वाइब्रेशन होता है, वो कहलाते हैं आपके घोष वर्ण। और ये कौन कौन से होते हैं, तो अभी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। साथ में होते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व, ह, और होते हैं सभी स्वर, य, र, ल, व और सभी स्वर। और ये कौन से होते हैं आपके अघोष वर्ण, तो ये होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और 3s, श, श, स, ये होते हैं आपके अघोष और ये होते हैं सारे सघोष। तो कुल मिलाकर इसके तो कितने भागों में, तो अघोष में और एक अघोष में, दो भागों, कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से, एक तो घोष वर्ण, घोष कहो या सघोष कहो, एक तो घोष या सघोष वर्ण और एक अघोष वर्ण। कितने भागों में बांटा जाता है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में, दो भागों में, एक तो घोष वर्ण और एक अघोष। आगे चलते हैं, आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 25। हिंदी में ध्वनिया, हिंदी में ध्वनिया कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनिया, ध्वनिया अर्थात वर्ण, ध्वनिया वर्ण, वर्णों आप देखिए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार। हिंदी में ध्वनिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनिया कितने प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। एक तो होते हैं स्वर और दूसरे क्या होते हैं, व्यंजन। वर्ण कहो, ध्वनिया कहो, तो कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो स्वर और एक व्यंजन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 26।
मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते? मात्रा या समय, उच्चारण में लगने वाला समय, स्वरों को बोलने में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं। क्योंकि हिंदी में मात्रा भी किसके लगाते हैं आप? स्वरों की लगाते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों को कुल मिलाकर कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। पिछले प्रश्न में बताया था मैंने आगे की तरफ। आगे एक तो होता है ह्रस्व या लघु स्वर। तो कौन से ह्रस्व या लघु स्वर? इनको हम एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे। एक होते हैं आपके दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहो या गुरु स्वर कहो या द्विमात्रिक स्वर कहो। और एक होते हैं कौन से? प्लूत स्वर। आप विजय हिंदी में स्वर मतलब कहें कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो गए? 1, 2 और 3। ध्यान रखना, हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के ही माने जाएंगे। और ये पूछ रहे कुल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। क्योंकि इनका प्रयोग केवल किसमें? संस्कृत भाषा में होता है। इनका प्रयोग केवल किसमें होता है? संस्कृत भाषा में होता है। हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता। और ये पूछ रहा है कि कुल कितने कितने स्वर होते हैं? यहाँ ना हिंदी लिखा है ना संस्कृत लिखा है। तो कुल कितने होते हैं यहाँ पर? 3। कौन कौन से? ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या फिर प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में स्वर यानी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27। जिह्वा के आधार पर, किसके आधार पर देखना है आप? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते? तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये जो जीभ होती है, इस जीभ को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये जो आगे आगे होता है इसको बोलते हैं अग्र स्वर। कौन सा स्वर है ये? अग्र स्वर। ये जीभ की जो नोक होती है, मतलब जीभ की नोक से उच्चारित होने वाले स्वरों को अग्र स्वर कहेंगे। फिर एक होता है मध्य स्वर, बीच मध्य स्वर। ये होते हैं कौन से? मध्य स्वर। एक होते हैं मध्य स्वर और एक होते हैं पश्च स्वर। एक कौन से होते हैं? पश्च स्वर। तो अभी का ये क्या पूछ रहा है? जिह्वा के आधार पर जीभ को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो अग्र स्वर, दूसरे मध्य स्वर और तीसरे पश्च स्वर। तो कुल मिलाकर कितने भागों में बांटी जाएगी जीभ को? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब ये उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर होते हैं 3 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो हो गया आ, एक हो गया बड़ा ई और एक हो गया आपका बड़ा ओ। तो ये 3 दीर्घ स्वर होते हैं। अभी पूछ रहा है कौन सा नहीं है मूल दीर्घ स्वर? तो ये मूल दीर्घ स्वर है क्योंकि उत्पत्ति हुई तब इन्हीं को दीर्घ स्वरों के रूप में बनाया गया था। एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को जोड़ने से, ध्यान दीजिएगा, ये आ कैसे बनेगा? आ और आ से मिलकर एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को जोड़ा तो आ बना। यहाँ पर ई, तो छोटा ई और छोटा ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या बन जाएगा? पढ़ाई। और यहाँ पर है ऊ, तो ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बन रहा है? बड़ा ऊ। एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को जोड़ने से जिस स्वर की उत्पत्ति होती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 3 होते हैं दीर्घ स्वर, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो ढूंढ लो इसमें। आ है, ऊ है, बड़ा ई है, ये देख लीजिए, ये रहा आपका संयुक्त स्वर। वो क्या होता है? संयुक्त स्वर। बताया था पिछले प्रश्नों में, संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने संयुक्त स्वर को मिलाकर? 4 है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर निर्मित होते हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। तो एक तो है ए, एक है ओ, एक है आई और एक है ओ। अभी भी ये ओ, ये संयुक्त स्वर है, ना कि ये कौन सा है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है यहाँ पर? ये ओ नहीं। का उत्तर हो जाएगा ओ। आ, बड़ा ई और बड़ा ओ, ये होते हैं आपके दीर्घ स्वर। कौन सा नहीं है? ये ओ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, अल्पप्राण व्यंजन मैंने कौन से बताए? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, य, र, ल, व और स्वर। तो यहाँ पर व्यंजन पूछ रहा है तो व्यंजन इन रूप में आपको पहला, तीसरा, 5वां, य, र, ल, व। ध्यान दीजिएगा, ये अल्पप्राण और महाप्राण, ये प्रश्न बहुत, ये प्राण वायु के आधार पर है। किसके आधार पर है?
प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। तो अभी एक तो होते हैं अल्प प्राण, मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन यहाँ पर मैं नई चीज बता रहा हूं आपको। एक तो अल्प प्राण हो गए और एक हो गए महाप्राण। एक तो हो गए कौन से? अल्प प्राण और एक हो गए आपके महाप्राण। तो अभी क्या अल्प प्राण कौन से और महाप्राण कौन से? तो ऐसे हालत में अभी इनको पहचानने के लिए एक तरीका याद रखिएगा आप लोग। सामान्यतः हिंदी में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग वर्जित है, पर आप अपने इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए अभी का इसका प्रयोग कीजिएगा। हमने लिखा पहला वर्ग क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये 5 हो गया आपका क वर्ग। और इसको अंग्रेजी में टाइप करो आप के, इसको टाइप करो के एच, ये आ जाएगा जी, ये हो जाएगा जी एच और ये हो गया एन। तो आप लिख लीजिए अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनमें जोर कम लगाना पड़ रहा है। ये कौन से आपके सामने देख लीजिए कौन कौन से? क द और अंग। अभी यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, आपको कम काम करना पड़ रहा है। तो ये तीनों कौन से हो जाएंगे आपके? अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो आप लिख लीजिए, इनमें ढूंढ लीजिए आप पहला, तीसरा और पांचवा। ये दूसरा है, ये चौथा है, ये रहा तीसरा द। ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से निकाल। प्राण और महाप्राण व्यंजन पूछ रहा है, अगर ये व्यंजन पूछ रहा है तो बहुत आसानी से इसका उत्तर निकल जाएगा। इस टाइप से आप किसी भी जो भी वर्ण, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है ख, तो इसको ख को टाइप करके देख लो, के एच लिखेंगे आप अंग्रेजी में, इसको टाइप करके देख लो जी एच लिखेंगे, जबकि आप जी को क्या लिखेंगे? केवल जी। और इस ठ को क्या लिखेंगे? टी एच। तो देख लो किसमें जोर ज्यादा आ रहा है और किसमें जोर कम आ रहा है। अल्प प्राण पूछ रहा है तो इसमें जोर कम आ रहा है हमारा, इसमें जोर कम लग रहा है हमको। तो ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ये ग। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है आपका? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा ये जोर ज्यादा आ रहा है, ख में भी ज्यादा आ रहा है और घ में भी ज्यादा आ रहा है। तो ये कौन से हो गए? महाप्राण। मैं दूसरा वर्ग टाइप करता हूं, म। अब आप टाइप कर लो इसको अंग्रेजी में, पी को क्या लिखेंगे? पी एच। भ को क्या लिखेंगे? बी। भ को क्या लिखेंगे? बी एच। और इसको क्या लिखेंगे आप? एम। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखेंगे इनको। तो आप देख लीजिए, फिर पहले में, तीसरे में और पांचवें में जोर कम आ रहा है। पहले, तीसरे और पांचवें में क्या आ रहा है? जोर कम आ रहा है, जबकि इस दूसरे और चौथे में जोर ज्यादा आ रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, व्यंजन जो होता है, वो होता है महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा कौन सा होता है? अल्प प्राण। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ये ग है, तीसरा का वर्ग का तीसरा क्या है यहाँ पर? ये ग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग। ये दूसरा है, ये चौथा है और ये भी दूसरा है। तो आप देख लीजिए, दूसरे और चौथे में तो जोर ज्यादा लगेगा, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें में जोर कम आ रहा है। तो जहां भी जोर कम आ रहा है, अल्प प्राण लग रहे, कम प्राण लग रहे। महाप्राण जहां पर ज्यादा जोर लगता है वहां महाप्राण लग रहे। तो अल्प प्राण कौन से हो जाएगा इसमें? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये ग। याद रखना, इस टाइप का प्रश्न आता है तो उसको आप अंग्रेजी में टाइप करके देख ले। जहां जोर ज्यादा आ गया वहां पर महाप्राण, और जहां जोर कम आता है वो अल्प प्राण। प्रश्न नंबर 30, निम्न में से औष्ठेय वर्ण, औष्ठेय वर्ण कौन सा है? बताइए क्या लिखा है? उपउपदीय नाम औष्ठेय। कौन से? उपउपदीय नाम औष्ठेय। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है? अ ई आ, ये रहा उपउपदीय नाम औष्ठेय। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये औष्ठेय वर्ण। तो निम्न में से औष्ठेय वर्ण कौन सा इन चारों में से? आ कंठे है, ई इचु यशा नाम तालव है, तालु है, और ये आ भी क्या है? कंठे, जबकि ये ऊ क्या है आपका? औष्ठेय वर्ण। कौन सा वर्ण है? औष्ठेय। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 आ रहा है। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्वर, बता स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं बिना किसी की सहायता से, स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो व्यंजन किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। और स्वर स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। तो अभी ये प्रश्न किसके लिए पूछ रहा है? स्वर। ऐसे वर्ण जो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन में उच्चारण में सहायक होते हैं, वो कौन से होते हैं आपके? ये स्वर। ये होते हैं आपके कौन से? स्वर। इसका उत्तर हो जाएगा स्वर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नंबर 32 दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? वकारस्य दंतोष्ठ्य, क्या सूत्र लिखा है? वकारस्य दंतोष्ठ्य, अर्थात ऐसा वर्ण जो दांत और होठों दोनों की सहायता से बोला जाएगा। अर्थात अगर आपके दांत नहीं है या होठों में कहीं कुछ विकार है तो आप इस वर्ण को नहीं बोल पाएंगे किसी भी हालत में। वकारस्य दंतोष्ठ्य, वह कौन सा है? वह कहाँ है? ये रहा, वकार से दंत ओष्ठ्य हो जाएगा कौन सा आपका? व। तो दांत और होठों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है यहाँ पर? ये व। ये पावर तो ओष्ठ्य है, यह इचुयसा नाम तालव है, तालु है, और ये ऋटुषा नाम मूर्धन्य मुर्दा है। जबकि आप देख रहे हैं कि दंतोष्ठ्य कौन सा आपका? ये व। प्रश्न नंबर 33 जब जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो, दो बार आए, तब वह क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, जब एक ही किसी भी शब्द में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी शब्द में जब एक ही व्यंजन क्रमशः दो बार आता है तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, और इसे ही हम युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। जोड़े से आ रहा है, साथ साथ आ रहा है, कैसे आ रहा है? कारिका जैसे सम्मान आ गया, म के बाद मां आया नहीं आया? फिर आपके सज्जन, जज आ गया यहां पर। फिर आपके उज्जवल, यहां भी क्या आ गया? जज आ गया। आप बोले दिल्ली बिल्ली, दिल्ली लाला आ गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये सब क्या है? द्वित्व है, द्वित्व व्यंजन। इनको द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनिया कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनिया। ऐसा व्यंजन या ऐसा वर्ण जो एक ही शब्द में क्रमशः दो बार आता है, अर्थात क्या होता है? ध्वनि का द्वित्व हो जाए, एक उसी मतलब उसी वर्ण के बाद वही आ जाए दोबारा। तो आप देख रहे हैं माँ के बाद माँ आ गया, ज के बाद जा आ गया, ज के बाद जा आ गया, ल के बाद ला आ गया। तो ये द्वित्व व्यंजन या युग्मक ध्वनिया कहलाती। द्वित्व व्यंजन या इनको हम क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनिया। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 34 सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। ध्यान करो, दूसरा और चौथा कौन सा है? दूसरा और चौथा। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका भी बताया है कि आप क्या करेंगे, इसको इसको आप लोग क्या करेंगे? टाइप करके देख लेंगे। तो ख ख को आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में? ख के एच। छ को कैसे लिखेंगे? सी एच। छ को कैसे लिखेंगे आप? सी एच। और ठ को कैसे लिखेंगे? टी एच। बिल्कुल यही है उत्तर इसका। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यही। महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो ये बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हो। यहां देख लो दूसरे का, ये ध है, द धनुष वाला। तो द धनुष वाला को कैसे लिखते हैं आप? डी एच। बिल्कुल, तो महाप्राण ये भी कौन सा आपका? महाप्राण है। फिर च को आप सी लिख देंगे, ड को आप डी लिख देंगे। ड को आप डी लिख देंगे। नहीं है, इसमें एक तो है लेकिन दो नहीं है। तो पूछ रहा है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी, तो ये तीनों ये आ रहे हैं यहाँ पर। या देख लो, म को एम लिख देंगे, श को एस एच लिख देंगे, ध को आप डी एच लिख देंगे। लेकिन यहाँ म को तो आप क्या लिख रहे हैं? एम। तो यहाँ भी कम जोर लग रहा है, अल्पप्राण है। वाय ये भी अल्पप्राण है, द डी लिख देंगे। ये तो उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? इस टाइप से आप टाइप करके देख लो यार, बहुत आसान सा उत्तर। कोई भी वर्ण दे, महाप्राण है कि अल्पप्राण है, उसको अंग्रेजी में टाइप करके देख लो, उत्तर बड़ी आसानी से निकल जाता है। इस टाइप से उत्तर निकाल लीजिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सा उत्तर निकलता है इस प्रश्न का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। क्या है? काकल्य वर्ण कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न देखने को मिल रहा है आपको। काकल्य वर्ण कौन सा है? अब ये काकल्य होता क्या है? काकल्य, ये जो कंठे है हमारा, इस कंठे के नीचे ये जीभ जुड़ी हुई है आपके इस कंठे से, वहीं पर एक छोटी अली जीवा होती है, एक छोटी जीभ होती है, वो काकल्य कहलाता है। तो उसके लिए एक ही वर्ण है ह आपका। और आप देखते हैं कि ये ह वर्ण जो है किसकी सहायता से उच्चारित होता है? आपको विसर्गन्याम कंठे। तो ये काकल्य यानी अली जीवा से नहीं उच्चारित हो रहा, और उसी के नजदीक है कंठे। ये कंठे यहाँ ही तो है, तो इसी कंठे से उच्चारित हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ह। इस ह को आप आगे हम लोग इस तरह से विसर्ग के रूप में भी लिखते हैं इसको, विसर्ग ह। क्या लिखोगे विसर्ग आप लिखते समय? तो अब ये जो काकल्य वर्ण है कौन सा आपका? ये ह। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, काकल्य वर्ण कौन सा है? ह। आगे चले।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपका प्रश्न नंबर 36। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है इसमें से? ध्यान दीजिएगा, ये होता है क्या है, तो जीवा स्थान या मुखाकृति के आधार पर स्वरों को, जीवा स्थान के आधार पर तो 3 भागों में, मैं यहां बना देता हूं चित्र को, ये जीभ बना दी मैंने, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, 3 भागों में। उसके बाद आप ये मुखाकृति के आधार पर इसको 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब आप देखिएगा, ये जो आपके ये एक तरह से ये तो हो गया अग्रभाग, ये तो कौन सा हो गया आपका अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग और ये हो गया आपका कौन सा पश्चिम भाग। तो ऐसे हालत में अब ये 3 तो हो गए जीवा स्थान। अब आप कहो कि इसको इसे 4 हम क्या क्या नाम देंगे, तो ये ऊपर ऊपर जो होता है इसको कहते हैं संवृत स्वर, इसको क्या बोलते हैं हम? संवृत स्वर। संवृत स्वर का मतलब होता है, संवृत का मतलब होता है कम खुला हुआ, संवृत का मतलब क्या होता है? कम खुला हुआ। फिर इसके पास होता है अर्ध संवृत, फिर ये होता है अर्धविवृत, और एक होता है आपका विवृत स्वर। विवृत का मतलब होता है अधिक खुला हुआ। तो संवृत में सबसे कम, जब आप बोलेंगे किसी भी स्वर को तो सबसे कम मुख खुलेगा, फिर उससे थोड़ा अधिक, फिर उससे थोड़ा अधिक और सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है? विवृत स्वरों में। अब देखिए, इसका मैंने आप लोगों को वर्गीकरण बताया था, बहुत आसान तरीका। तो आपने देखा था अर्धविवृत के मध्य भाग में पहला स्वर लिखना था आ, फिर पीछे जाना था आ, फिर आगे आना था ई, फिर पीछे जाना था ऊ। अब यहाँ पर री को स्थान नहीं दिया जाता है, उसका कारण भी मैंने समझाया था, री, ऋतु, ऋतु। तो री लिख रहे हैं कि री पर छोटी की मात्रा लगा है, इसलिए इस वर्गीकरण में इसको री को शामिल नहीं किया जाता। ऊ के बाद री आएगा, लेकिन री को छोड़ दिया तो कौन सा आ गया? आ, ई, ऊ, ए, आई और ओ, औ। अब ये देख लीजिए कौन सा प्रश्न पूछ रहा है? अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत पूछ रहा है। तो अर्धविवृत में ढूंढ लीजिए इनमें से, अर्धविवृत है ये तीनों, अर्धविवृत में इन तीनों में से ढूंढ लीजिए कौन सा है यहाँ पर। ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये आई, ये अर्धविवृत है। आई है, आ है और ओ है, लेकिन यहाँ विकल्प में आपको कौन सा मिल रहा है? ये आई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये आई, अर्धविवृत स्वर कौन सा है? तो ये आई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 37। अंतस्थ, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? बताइए कितने? बताए तो अंतस्थ कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, र, ल, व। और उष्म या संघर्ष कितने होते हैं? 4। श, श, स, ह, ये 4। तो 4 और 4 कितने? 8। कितने होते हैं? 8। अंतस्थ होते हैं 4 और उष्म कितने होते हैं? 4। या, र, ल, व तो होते हैं अंतस्थ और उष्म होते हैं कौन से? श, श, स, ह। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8। कितनी संख्या होती है अंतस्थ और उसमें कितने हो गए? कुल 8 हो गए। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? याद कीजिए, बताए थे 4 संयुक्त व्यंजन, वे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 4, श, त्र, ज्ञ और श्र। आगे के प्रश्नों में मैंने इनका विश्लेषण किया है। श बनेगा क और श से मिलकर, त्र बनेगा त और र से मिलकर, ज्ञ से ज्ञान बनेगा ज और य से मिलकर, और श्रीमान वाला श्र, ये श्रीमान वाला श्र किससे मिलकर बनेगा? श और र से मिलकर। तो जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। कितने हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में अगर हिंदी में पूछे आपसे कि हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 4। कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 39। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो बताओ स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33।
त च ट त प, ये 5 वर्ग, और अंतस्थ 4, य र ल व, और उसमें संघर्षी 4। तो कुल मिलाकर 25 और 8 कितने हो गए? 33। हमारा है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर, क्या पूछ रहा है ये? संयुक्त स्वर बताइएगा। कितने स्वर बताए थे? संयुक्त 4। कौन कौन से? ए के बाद बना था आपका ओ, फिर आई, और एक कौन सा बना? औ। तो संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो ढूंढ लीजिए कौन सा है। ए है लेकिन री नहीं है, ए यहाँ पर ए है लेकिन ये ए ओ है लेकिन आ नहीं है, आ ए और नहीं है, ए आई ओ ये रहा। संयुक्त स्वर कितने हैं? ये 4, ए ओ आई ओ, ये 4। ये क्या है आपके? संयुक्त स्वर। तो आज मैं आप लोगों के लिए वर्ण के ये 40 प्रश्न लेकर आया, वर्ण से संबंधित 40 प्रश्न लेकर आया, और मैंने एक नया तरीका यहाँ पर डालने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कुछ प्रश्नों में 2-2, 3-3 चीजें एक साथ पूछी जा रही है। तो इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आगे की तरफ मैंने बताए थे शुरुआत में, तो आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वहां पर पूछ रहा था वो कंठे, और उससे कंठे है, महाप्राण है, अल्पप्राण है, इस टाइप के प्रश्न। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न मैं आपको आगे भी मैं आप लोगों की श्रृंखला में लेकर आने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न, नया नवाचार मैं शुरू कर रहा हूं। नया नवाचार, नए तरीके से जो प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, उसका हम कैसे उत्तर निकालेंगे। मूर्धन्य, ह्रस्व, मूर्धन्य और ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो 2-2 चीजें, 3-3 चीजें आपको देखनी चाहिए। 2-2, 3-3 चीजें एक साथ यहाँ पर पूछी जाती है। तो इस टाइप के प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आगे भी मैं इसी वर्ण नामक जो टॉपिक मैंने शुरू किया है, इसका दूसरा भाग में और फिर आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनका अभ्यास कीजिए, जमकर अभ्यास कीजिए, आराम से उत्तर निकलता है, बहुत आसानी से इनका उत्तर निकलता है। तो आगे मैं आपसे बात करूंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड अगले भाग की, दूसरे। धन्यवाद।